नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार में 7 मई को बिहार की 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसे लेकर चारों तरफ से जोर शोर से तैयारियां चल रही है। धुआंधार प्रचार चल रहा है, जिसे लेकर बीजेपी भी एक्टिव मोड पर आ गई है और लगातार अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता को मैदान पर उतार रही है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं रामपुकार सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। रामपुकार सिन्हा जी, बीजेपी लगातार अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार रही है, खुद के लिए भी और एनडीए के लिए भी लगातार प्रचार कर रही है। क्या लगता है इसका नतीजा होगा, निकलेगा कुछ अच्छा? देखिए, नतीजा तो अच्छा निकल ही रहा है। पूरे बिहार और पूरे देश में एनडीए गठबंधन की लहर चल रही है और इस बार तीसरी बार देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर हम लोगों ने पूरी मेहनत, पूरी तैयारी करके और 40 की 40 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाए, इसके लिए हमारे एनडीए गठबंधन के सभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, ये सभी के तमाम नेतागण पूरे बिहार के 40 लोकसभा सीट में काम कर रहे हैं। 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो भी गया। वहां लगभग हम लोग एनडीए के पक्ष में 70 से 75% लोगों ने मतदान भी किया है। तो मैं आपको बता दूं कि एनडीए पूरी तरह से तैयार है और इस बार तीसरी बार देश में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए हम तमाम एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के नेतागण दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन का प्रचार कोई हम लोगों को तो संगठन का काम शुरू से ही होता रहा है। हर पार्टी अपने संगठन का काम करती रही है और अब हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, प्रचार कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि देश में, पूरे विश्व में भारत का परचम नरेंद्र भाई मोदी ने लहराया है। इस मुद्दा पर बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास मॉडल है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है और हम लोग बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन में खाता में जाएगी, यह भी हम लोग आपको संकल्पित करते हैं। चलिए ठीक है, कमल जी, एनडीए की तो तैयारी हम देख ही रहे हैं। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी आज दौरे पर हैं, बिहार दौरे पर। क्या लगता है आपको, आप लोगों की क्या तैयारी है इन सबके बीच? जी सवा जी, हम लोगों की तैयारी सब जगह बहुत मजबूती के साथ हो रही है और जेपी नड्डा जी आके जो भाषणबाजी कर रहे हैं कि हम इतने सीटों पे निकाल लेंगे और रामपुकार जी ने भी कहा कि हम 40 के 40 सीट निकाल लेंगे। इनको तो पहले और दूसरे चरण के चुनाव के होने के बाद ही इनको पता लग गया कि 400 का आंकड़ा कहाँ चला गया। 400 के बजाय 4000 की बात करने लगे। फिर से उनका जो है जो भी संतुलन है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो कहीं न कहीं अब बीजेपी और एनडीए गठबंधन जान चुकी है कि हम कहीं नहीं है, न 3 में न 13 में है। इस बार हमारी सरकार जाने वाली है और हम कहीं नहीं है, इसलिए ये लोग जो है 40 और 400 पार की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल इसका एक आप नमूना देख लीजिए कि चुनाव आयोग ने 11 दिन लगा दिया अपना वोट परसेंटेज देने में। तो कहीं ना कहीं, और वो भी ये हर बार अपना डाटा को जो है अपने ही डाटा को बार बार बदल रहे हैं। इन्होंने पहले चरण के चुनाव में 19 अप्रैल को कहा शाम को 5 बजे कि 59.7% जो है वोटिंग हुआ है। 7 बजे, आज 7 बजते बजते ये अपने स्टेटमेंट से बदल गए, बोला कि 60.03% हुआ। फिर रात के 10 बजे तक ये और डाटा को चेंज किए, बोले 63.70% हुआ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे बोलते हैं कि फाइनल अब हम बता रहे हैं 64% हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 4.3% का जो मार्जिन है
यह क्या दर्शाता है, ये आम पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी वोटिंग परसेंटेज में जो ये आंकड़ा बदल के आ रहा है, तो इससे आदमी का परसेप्शन क्या बनेगा कि आम आदमी यही ना सोचेगा कि वोट परसेंटेज हुआ आपका 59% हुआ और आप बढ़ा के दिखा रहे हैं 64% हो गया, तो 4% 5% का जो आंकड़ा बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी सब मिली जुली सरकार चल रही है। न चुनाव आयोग कुछ कर रहा है इसमें, न कोर्ट कर रही है, और न ही बीजेपी वाले जो है इसमें, या कांग्रेस वाले या जो भी हो, न ही इसमें किसी को कुछ बोलने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता अब जान गई है, इनका जवाब देश की जनता ही देगी। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमल जी, सीधा रुख करते हैं प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, तीसरे चरण का चुनाव जो होने वाला है बिहार की 5 सीटों पर होने वाला है, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और झांझरपुर। तो क्या लगता है आप लोगों को, मुकाबला इस बार इसमें टफ नहीं है? क्योंकि अगर बात 2019 के चुनाव की करें तो इन सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। देखिए सभा जी, लोकसभा चुनाव में 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। 5 सीटों पर मतदान होना है और आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अभी तक लगभग 100 से अधिक जनसभाएं कर चुके हैं। जनता के बीच जाकर के जनता को, खास करके जो देश के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। समस्याएं क्या है, इसको समझने की जरूरत है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। आप देखिए, पलायन जो है बिहार का एक बड़ा मुद्दा है। 17 साल से उनकी सरकार बिहार में है एनडीए की, और 10 वर्षों से केंद्र में सरकार है। आप देखिए, बेरोजगारी दर 46 वर्षों में सबसे उच्च स्तर पर है। 83% युवा जो हैं आज बेरोजगार है। ये समझने वाली बात है। उसमें 65% युवा जो है शिक्षित बेरोजगार है। हंगर इंडेक्स में देखिए, आज हम 111वें नंबर पर हैं। मानव विकास सूचकांक में हम 134वें नंबर पर हैं। इन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, अन्य वायदे किए थे। अब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता, बिहार जैसे पिछड़े, हम सिर्फ बिहार की बात नहीं करें, उन तमाम पिछड़े राज्यों की बात कर रहे हैं जहां विकास के लिए, जहां विकसित राज्य बनाने के लिए उनको बूस्टअप की जरूरत थी। 2014 में इन मुद्दों पर ये लोग बात करते हैं, 2019 में बात करते हैं, लेकिन इनको मिलता क्या है? आप देखिए, जिन 5 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है, ये उन सीटें हैं जहां पर हमेशा जो है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता है। दूसरा, आप देख लीजिए कि पलायन जो है कितना बड़ा मुद्दा है देश के लिए, खास करके बिहार के लिए। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री लाएंगे, खास करके बेतिया चीनी मिल की जो बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री जी ने, कि जब अगले बार हम जब आएंगे तो उसी बेतिया चीनी मिल से उत्पादित चीनी से चाय बना करके हम पीने का काम करेंगे। तो पिछले 17 वर्षों में इन्होंने नई इंडस्ट्री बिहार को कितना देने का काम किया है, और ये भी बताने की जरूरत है बेतिया का चीनी मिल शुरू हुआ कि नहीं, ये भी बताने की जरूरत है। जब उद्योग धंधे लगेंगे, निवेश आएगा बिहार में, तभी तो यहाँ का जो पलायन है, जो मेगा शक्ति का जो पलायन है, वो तभी तो रुकेगा, नहीं तो ये तो लगातार चलते रहेगा। तो ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के, खास करके 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ सभा जी, उसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिन वायदों को पूरा करने की बात कही थी, और मात्र 17 महीनों की सरकार में उन वायदों पर लगभग काम करने का काम किया। आप देखिए कि 70 दिनों के भीतर ही एक विभाग में लगभग 2.25 लाख नौकरियां देने का काम किया, और कुल 5 लाख नौकरियां। अभी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार कह रहे हैं कि 3 लाख से अधिक नौकरियों के लिए हम प्रक्रियाधीन करके आए। उन तमाम नौकरी, देखिए हमारे महागठबंधन से हटते ही जो है पेपर लीक हो जाता है। एक वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि सबको नौकरी देना संभव नहीं है। वही बात है जो 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी कहां से देगा, पैसा कहां से लाएगा। तो इन तमाम बातों को देश की जनता, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार की जनता के हित का ये लोग तो कोई ध्यान रखते नहीं है। तो सवाल तो वही है, सवाल वही का वही है। तो अभी आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 39 सांसद 2019 में बिहार ने देने का काम किया। उनका विकास निधि का जो फंड है, उसमें 50
50% सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 25% की धनराशि का विकास निधि का उपयोग क्षेत्र की जनता के लिए नहीं किया है, और 50% ऐसे हैं जिन्होंने 50% धनराशि का उपयोग क्षेत्र की जनता। जब विकास निधि का पैसा ही वापस चला जा रहा है, विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो किस मुंह से ये जनता के बीच जाएंगे और पुनः वोट मांगेंगे? तो सवाल तो जो है वो बरकरार है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग तो ज्वलंत मुद्दों के साथ हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद, जनता का जनविश्वास हम लोगों के साथ मिल रहा है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रथम 2 चरणों के बाद ये जो तीसरा चरण का जो है, जिसमें 5 सीटों पर मतदान होना है, उन तमाम सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, सीधा रुख करते हैं सुमित जी का। सुमित जी, जैसे कि आपने प्रमोद सिन्हा जी को सुना, वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जो तीसरे चरण में जो चुनाव होगा 5 सीटों पर, उसमें इंडिया गठबंधन जीतेगी। लेकिन अगर बात करें 2019 की, तो इन 5 सीटों पर बिहार के एनडीए की जीत हुई थी। तो क्या लगता है आपको, आपकी जीत है या फिर प्रमोद सिन्हा जी सही कह रहे हैं? देखिए सबा जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और खास करके जो एनडीए का जो पूरा का पूरा अलायंस है, उसने 2014 में प्रूव किया, और 2014 के बाद 2019 में देश की जनता के दिलों पे राज करने का काम किया। और 2024 के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो काम विगत 10 वर्षों में किए हैं, तो देश की यशस्वी जनता ने हमें कहीं ना कहीं स्वीकार लिया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि करारा जवाब जो है ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देश की यशस्वी जनता और बिहार की यशस्वी जनता देने वाली है। ये प्रमोद सिन्हा जी अभी पलायन की बात कर रहे थे, तो बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाने वाला कौन व्यक्ति, ये भी जानने की बात है। लालू जी ने बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा दिया। लालू जी के समय में अपहरण उद्योग, नरसंहार उद्योग, ये सब किसके समय में फलीभूत हुआ देश में? और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात होती है तो बिहार में सबसे ज्यादा नरसंहार किसके समय में हुआ? लालू जी के समय में। और उन्हीं नरसंहार करने वालों को टिकट देने का काम किसने किया? तो लालू जी ने। एक से बढ़कर एक अपहरण करता और अपहरण करने वाला जो गिरोह है, उसके सरगना को टिकट देने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। एक से बढ़कर एक अपराधी, और एक तरीके से कौन अपने अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा अपराधी है, वैसे अपराधियों के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। और मुर्गा लड़ाने के बाद जो सबसे बड़ा अपराधी निकला, वैसे ही अपराधियों को टिकट देने का काम किया। इनकी बेटी का विवाह हो रहा था, तो वो घटना लोग नहीं भूले ना, कि पटना की सड़कें जो है वो सूनी हो गई, और पटना के सड़कों पे शोरूम जो है वो लूट लिए गए। तो ये पूरा बिहार तो देख ही रहा था। ये पलायन की बात करते हैं, पलायन की बात पूरे बिहार को जानना है कि मध्यम तबके से आने वाला जो व्यक्ति है ना, उसके बच्चों का अपहरण हुआ। कहीं ना कहीं जितने उद्योगपति हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका अपहरण हुआ। जो साधारण दुकान चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चों का अपहरण हुआ। और या तो उनके जमीन पे कब्जा कर लिया गया, नहीं तो उनके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। और ऐसा शायद ही कोई उद्योगपति हो, चाहे दुकानदार हो, जिसके परिवार में 90 के दशक में कोई मरा ना हो, किसी की हत्या ना हुई हो। तो सिवान की घटना तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो आपने देखा होगा इस प्रकार से ये इन लोगों ने सारी चीजें की। लालू जी के कुकृत्यों, लालू जी के जो अपराध हैं, उसका अगर कोई पोस्टर बॉय है तो वो तेजस्वी जी हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बिहार ढूंढते हैं। इनके लिए काला अक्षर जो है ना, वो भैंस के बराबर है। तो जिसके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर होता है, तो जैसे भैंस की बात होती है तो भैंस को ट्रांसफर करते हैं किसके पास? तो अपने पिताजी के पास। और इनके पिताजी की आंखों में चमक आ जाती है भैंस का नाम सुनते हैं, उसके भैंसों का जो चारा जो है वो चोरी कर लेते हैं। बिहार में कहीं ना कहीं इन सब बातों से निकल करके हमको देखना है कि अलकतरा चोरी करने का काम किसने किया? इन्हीं की पार्टी के नेता ने किया, लालू जी ने किया। जिस कारण बिहार का जो उद्योग धंधा जो है और सड़कें जो है वो कहीं ना कहीं टूट चुकी थी। जिस कारण से आप सोचिए कि एक एम्बुलेंस जो कि किसी सुदूर क्षेत्र से पटना के लिए आता है, तो उसमें अगर किसी व्यक्ति को लेकर के आया जाता है इलाज करने के लिए, जो 3 घंटे में पटना पहुंच सकता है, वो 9 घंटे में पटना पहुंचता था। तो 9 घंटे के भीतर न जाने हजारों लोग जो हैं वो मारे गए। तो हजारों लोगों की मृत्यु का जिम्मा किसके ऊपर जाएगा? लालू जी के ऊपर जाएगा ना। लालू जी ने तो अपना किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में जाकर के करवा दिया, लेकिन गरीब का बेटा और गरीब की बेटी जब मरती है और किडनी के अभाव में या फिर किसी बीमारी के कारण, तो उसका गरीब का बच्चा कहां जाएगा? तो इसी के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए, और देश भर में 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने लाभान्वित किया उनको।
अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उस व्यक्ति को एम्बुलेंस के माध्यम से अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उस एम्बुलेंस का खर्चा भी उसमें जोड़ने का काम किया। ये तो लालटेन में जो केरोसिन डाला जाता था ना, उसकी दलाली करने वाले लोगों को प्रश्रय देते थे ऐसे लोग। और कहीं ना कहीं लालटेन के जो केरोसिन से गरीबों का घर जला देने वाले, गरीबों का घर लूटने वाले आज बिहार की शिक्षा और उन्नति की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी कि दो मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं फेल हो गया। ये भी तो जानने की बात है, ये भी तो समझने की बात है। जो अपने बेटे को नहीं पढ़ा सका और जिसका बेटा स्वयं नहीं पढ़ा, वो शिक्षा की बात करेगा, वो गुणवत्ता की बात करेगा। इनके समय में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं फर्जी सर्टिफिकेट बांटने का इन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं परीक्षा में चोरी करवाने का काम किया, बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाने का काम किया। और जो लोग बिहार से बाहर चले गए, पलायन कर गए, वही लोग तो कहीं ना कहीं बिहार को आज जीवंत बनाए रखने में कहीं ना कहीं जब अपना हिस्सा जताना चाहते हैं तो कोई भी उद्योगपति जैसे ही बिहार में आने की बात करता है उसको आरजेडी टैक्स देने की बात करते हैं ये लोग। जब तक वो आरजेडी टैक्स नहीं देगा तब तक तो उनको ये लोग जो है बिहार में घुसने नहीं देंगे। तो ये अपराधियों की मंडली खाली हो चुकी है। जी सुमित जी, फिर आपके पास आएंगे। प्रमोद जी, एक के बाद एक सुमित जी ने आप पर तो कई आरोप लगा दिए आरजेडी पर। देखिए सभा जी, सबसे बड़ी बात है, सुमित जी तो आरोप लगाए हैं। आज 20 साल होने को है, मतलब लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी के 2005 के बाद आज 2024 में हम बात कर रहे हैं। तो 19 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है जिसमें 20 माह और 17 माह हम लोग भी महागठबंधन में शामिल हैं। खैर, अगर ये 2005 के पहले की बात ही कर रहे हैं तो उसी पर हम भी इनको जवाब देंगे। सबसे पहले देखिए, एनसीआरबी का जो आंकड़ा है 2005 के पहले 1990, 2005 से 1990 के बीच और 2005 से 2024 के बीच में आप देखिए, उसका अवलोकन करिए, उसको अध्ययन करिए, आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा, मतलब दोगुना तिगुना रेट से जो गंभीर अपराध के मामले जो है बढ़े हैं। आप देखिए, कुछ दिन पहले पटना के एक लीडिंग अखबार में एक आर्टिकल छपता है जिसमें सिर्फ पटना की हम बात कर रहे हैं। पटना में 2 माह के भीतर 44 हत्या की घटनाएं हो चुकी है और 243 गंभीर अपराध की घटनाएं घटी है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड 2018, ये लोग भूल गए हैं शायद, कैसे सत्ता के संरक्षण में जब बालिका गृह होता है और कैसे सत्ता के संरक्षण में छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से मतलब कि ये किया गया, कुकृत्य किया गया, बोलने में भी ठीक नहीं लगता है। इस पर ये लोग चुप हो जाते हैं। उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था बिहार के संदर्भ में, ये भी इनको समझने की जरूरत है। ये लोग घोटाला की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार थी तो जब प्रधानमंत्री जी बिहार आते थे, जब महागठबंधन की हम लोगों की सरकार थी उस समय 33 घोटाले गिनाने का काम करते थे। और सुमित जी शायद सृजन घोटाला से लेके धान क्रय घोटाला, दवा घोटाला, शौचालय घोटाला, दवा घोटाला, कई ऐसे घोटाले की फहरिस्त है, शायद सब भूल जाते हैं जब वो आंकड़ा सुनाने लगते हैं। और सभा जी, सबसे बड़ी बात है 2004 में इनकी सरकार थी केंद्र में, 2004 के बाद यूपीए गवर्नमेंट की सरकार आई। उस समय केंद्र का जो राशि था जो बिहार को मिलता था वो मात्र मिलता था 25,000 करोड़, और जब यूपीए गवर्नमेंट बनी तो 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र से देने का काम किया। अब बताइए, बिहार के हित में इंदिरा आवास जो पहले मिलता था, जिसको इन लोगों ने नाम बदल देने का काम किया, 6.25 लाख जो है कोटा प्रतिवर्ष बिहार को मिलता था। चलिए प्रमोद सिन्हा जी, ठीक है प्रमोद जी, फिर आपके पास आते हैं। ठीक है प्रमोद जी, सीधा रुख करते हैं रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं बिहार में। अगर बात करें सीमांचल की तो क्या लगता है आपको, किसका पकड़ है, मजबूत हो गया है सीमांचल की सीटों पर, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? देखिए, एनडीए गठबंधन बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट पर पूरी मजबूती के साथ है। और जो चुनाव हुए हैं वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। और जो आगामी होने वाले चुनाव हैं तीसरे चरण का, उस तीसरे चरण के चुनाव में भी एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ अपना परचम लहराने जा रही है। बिहार की जनता देश के प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहा है। यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है और बिहार की जनता चाहती है
कि मुझे देश में अस्थायी सरकार देनी है। इसलिए बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जो भी हमारे जनतागण है वे लोग ये चाह रहे हैं कि देश में अस्थायी सरकार हो, और अस्थायी सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार देगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ बैठे हुए हैं इंडिया अलायंस के प्रवक्तागण, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पहले वे लोग अपने प्रधानमंत्री के नाम का चेहरा तो बता दे कि उनके गठबंधन के कौन है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। अभी तक उन लोगों ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं किया और जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने। हम तो बोल रहे हैं कि देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। बिहार में विकास का मॉडल आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रस्तुत किए हैं, इसलिए हम लोग विकास के नाम पर बिहार की जनता से वोट मांग रहे हैं। हम लोग देश में अस्थायी सरकार के बनाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम लोग देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। हम लोग देश पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए हम लोग बिहार की जनता 40 लोकसभा सीट का जो जनता है उन सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि आप लोग पूरे विश्व में भारत का परचम लहरे, भारत विश्व गुरु बने। इसलिए आप लोग एनडीए सरकार को वोट दे, और लोग जनता दे भी रहे हैं। और आप देखिएगा 4 जून को इंडिया अलायंस के लोग कहां रहेंगे ये पता नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, कमल जी के पास जाते हैं, उसके बाद सुमित शशांक जी के पास आएंगे, फिर प्रमोद जी के पास। कमल जी, बात जो राम पुकार सिन्हा जी कह रहे हैं कि उनका एजेंडा तो सेट है, लेकिन आप लोगों के तो एजेंडे का फिर तैयारी कैसे करेंगे आप? सवाज, किसके नाम पे वोट मांगे? सवाज, आपकी आवाज नहीं आई क्लियर, एक बार रिपीट कर दीजिए। कमल जी, अब आवाज आ रही है आपको? आपका आवाज डिस्टर्ब है। कमल जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। से यही सवाल, सेम सवाल प्रमोद जी आपसे। आपकी आवाज नहीं आई है, नेट के कारण फिर से आवाज आपकी प्रश्न क्लियर फिर नहीं से है सवाजी। प्रमोद जी, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। आ रही है, आवाज तो आ रही है जी, आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। सिन्हा जी ने तो कह दिया कि उनका तो एजेंडा सेट है, लेकिन आप लोगों के एजेंडे का ही पता नहीं है। किसके चेहरे पे वोट मांगेंगे आप लोग? आप लोगों ने तो अभी तक पीएम उम्मीदवार भी तय नहीं किया है। सभाजी 2004 में एक तो पहले इन लोगों को समझना चाहिए कि जो संविधान और संविधान में जो नियम और ये बने हुए हैं प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए, तो वो सांसद का चुनाव होता है, और सांसद जो है जिस पार्टी का सांसद है चुन करके जाते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो अपने नेता का चुनाव करते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। 2004 में भी जब हम लोगों ने किसी प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं देने का काम किया था, लेकिन देश की जनता ने समर्थन दे करके हम लोगों को देश में भेजने का काम किया था। और देखें कि आप मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग अभी राम पुकार जी ने जो बातें कही, उन्होंने तो विश्व गुरु से लेकर के सारी बातें कही कि भारत को हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनसे पूछा जाए कि जब देश में इतने राज्य हैं, कोई राज्य अगर पिछड़ रहा है उसको बूस्टअप करने की जरूरत है या नहीं है, इसको समझाने की जरूरत है। जिन वायदों को लेकर के ये 2014 में सरकार बनाए, उसके बाद उन्होंने कह दिया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही, बाद में कह दिया कि ये तो जुमला था। आप देखिए कि बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, जुमला तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया। आप कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। शशांक जी बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। प्रमोद सिन्हा जी को शशांक भाई जवाब दिया जाएगा, बोलने दीजिए शशांक भाई। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार को ये लोग क्या देने जा रहे हैं, या 10 वर्षों में बिहार को क्या देने का काम किया है, कितनी इंडस्ट्रियां देने का काम किया है। सभाजी, महागठबंधन की पहली सरकार जिसमें हम लोग 20 माह मात्र हम लोग रहे थे, उसमें हमारे नेता जो डिप्टी सीएम थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आपने देखा था कई ऐसे विभाग थे जो हमारे पास थे। तो उस समय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके स्टार्टअप नीति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बेरोजगारी भत्ता और इन तमाम चीजों के साथ साथ उन्होंने मतलब बिहार के दूरस्थ इलाकों से राजधानी तक आने के लिए 5 घंटे का एक रोड मैप तैयार करने का काम किया था। और आप देखिए 2004 में जब इनकी सरकार चली जाती है, यूपीए गवर्नमेंट की सरकार आती है, हमारे आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी जो ग्रामीण विकास मंत्रालय में के मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने
1000 व्यक्तियों के वो बसावट होती है गाँव चलिए में, प्रमोद जी, वहां ठीक है तक सुमित जी से, पहुंच ठीक है प्रमोद जी, सुमित जी से सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। सुमित जी, सभा जी, जनता किस पर भरोसा करेगी बिहार में, एनडीए पर या इंडिया पर? सभा जी, अगर एनडीए पे यानी कि आप लोगों पे भरोसा करेगी तो क्यों भरोसा करेगी? सभा जी, जब मैं प्रमोद सिन्हा जी को सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एनडीए के द्वारा किए गए जो कार्य हैं और जनता दल यू के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसका मैनिफेस्टो पढ़ के आते हैं और उसकी उपलब्धियों को आरजेडी के नाम से बताना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। तो ये इनको बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत अच्छे से मैंने अध्ययन किया है प्रमोद सिन्हा जी। और स्पष्ट रूप से ये समझना है कि जब देश में आज कहीं ना कहीं 2 करोड़ नौकरियों की बात ये करते हैं, 2 करोड़ से कई ज्यादा नौकरियां हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और एनडीए के नेतृत्व ने देने का काम किया। अब कैसे देने का काम किया तो ये प्रमोद सिन्हा जी को समझाना आवश्यक है। तो मैं पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि देश में 70 साल में इन लोगों के द्वारा, इनकी जब भी सरकार रही तो इन्होंने 70 साल में देश में 74 एयरपोर्ट बनाने का काम किया। हमने 10 साल में 74 एयरपोर्ट बनाए। तो जब देश में 74 एयरपोर्ट उड़ान योजना और उड़ान 2.0 के तहत बने तो उसमें कितने स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य जो है वो किए गए, कितने इंजीनियर्स उसमें लगे थे और कितने नौकरियों का सृजन हुआ, यह भी देखने की बात है। इसके अलावा जब 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हम पैसा दे रहे थे तो उसमें बैंकिंग सेक्टर में कितने नए बैंक जो हैं उनका उद्घाटन हुआ और कितने नए नौकरियों का सृजन हुआ, यह भी देखने की बात है। जब देश 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना तो उसमें जीडीपी बनाने में क्या नौकरियों का सृजन नहीं हुआ? क्या इसमें देश में बहुत सारे लोग जो हैं उनके उन्नति और उत्थान के लिए कार्य नहीं किया गया? यह भी देखने की बात है। इसके अलावा जब 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हम उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे थे तो हेल्थ सेक्टर जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ा, ये भी तो देखने की बात है। उसमें नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या, ये भी देखने की बात है। लेकिन ये बार बार क्या बताते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये जबरन बिहार ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये कहीं ना कहीं काला अक्षर भैंस बराबर तेजस्वी जी के लिए जो है वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने तो पूरे देश के लिए काम किया ना, हमने तो बिहार के लिए काम किया, हमने बिहार की उन्नति और उत्थान के लिए काम किया। अब ये पूछते हैं कि बिहार के उद्योग सेक्टर के लिए हमने क्या किया, तो वो भी मैं बता देता हूं। जब बिहार में सैयद शहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने लगातार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के लिए लगातार काम किया। और द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आपने देखा होगा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कार्य किया गया, इथेनॉल प्लांट्स को लगाने के लिए किस प्रकार से कार्य किया गया, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कार्य किया गया, किस प्रकार से विभिन्न मेलों के माध्यम से कला संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो चित्रकला की बात हो, चाहे विभिन्न सेक्टर्स की बात हो, तो इन सभी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके उन्नति और उत्थान के लिए काम किया गया। ये कहते हैं कि 5 घंटे में पटना लाने के लिए सड़क इन्होंने बनवाई। अरे शर्म आनी चाहिए तेजस्वी जी को और उनके प्रवक्ता को। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में ये सारे कार्य किए गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्रेडिट खाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी का एक ही काम है, लालू जी ने चारा चोरी किया, अलकतरा चोरी किया, तेजस्वी जी का काम है क्रेडिट चोरी करने का। और क्रेडिट चोरी करके वो लोगों को अपने प्रवक्ताओं में बांट देते हैं और इनके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को उसके आगे अपने नाम की उपलब्धि लगा के, स्टिकर लगा के चाइनीज माल की तरह बेचने का काम करते हैं। आपने तो देखा ही होगा मेड इन चाइना जो गारंटी इन लोगों की है वो किस प्रकार की है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जब बात होती है तो विश्व कल्याण की बात किसने की? विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर कौन आगे बढ़ा? जब भारत का कोई बेटा या बेटी यूक्रेन में जब फंसा हुआ था तो उसको निकालने का काम किसने किया? और यूक्रेन में आपने देखा होगा कि भारत के झंडे के नीचे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भी छिपना पड़ा। कहीं ना कहीं ये भारत के झंडे का इतना मान किसने बढ़ाया? वो तो गरीब का बेटा ही था ना। वो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया पूरी दुनिया में। G20 के मंच पे पहली बार हुआ कि पूरा विश्व जो है वो कलेक्टिव एक तरीके से एक साथ इकट्ठा होके एक बात पे उन सभी की जो है वो प्रतिबद्धता उन्होंने जाहिर की। तो वो क्यों की? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ। हमने 80 करोड़ लोगों को जब भोजन देने का काम किया तो
तो कहीं ना कहीं हमने ये सोचा कि 80 करोड़ लोग जो है वो कोरोना काल में उन पे संकट था, वो लोग कहीं ना कहीं मरने के कगार पे पहुंच गए थे, तो उनकी रक्षा, देश के गरीब की रक्षा, देश के बच्चों की रक्षा, देश के बेटा बेटी की रक्षा कौन किया? देश में गरीब का जो बेटा था उसने किया। तो सबसे ज्यादा सांप किसके सीने पर लोटा? ये आरजेडी के गुंडा तंत्र पे, ये कांग्रेस के गुंडा तंत्र पे। इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं उस वैश्विक महासमस्या में कहीं ना कहीं गरीबों की और हजारों लोगों की मृत्यु हो जाए, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर सके। यही तो ये चाहते थे, लेकिन चलिए कहीं सुमित ना जी, कहीं ठीक है, गरीबों कमल की जी से रक्षा जवाब किसने ले की? लेते हैं। नरेंद्र ठीक है। मोदी जी ने की। ठीक है सुमित जी, कमल जी क्या लगता है आपको, तीसरे चरण की बात करें तो कौन बाजी मारेगा? डेफिनेटली तीसरे चरण और आने वाले जो भी अपकमिंग है, सारे चरण में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है बाजी मारने का काम करेगी। मैं सुमित जी का जवाब दे देना चाहता हूँ। सुमित जी ने ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जिसपे वो विस्तार पूर्वक नहीं बोले। आज देश जिस स्थिति में है, हम लोग मणिपुर पे बात नहीं कर सकते हैं, चंडीगढ़ और सूरत में चुनावी धोखाधड़ी से लाखों लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीना गया, उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। किसानों पर रबर की गोलियां और आंसू गैस छोड़े गए, उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। हमारे ओलंपिक पहलवानों को एक बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पीटा गया, उस पर बात नहीं कर सकते हैं। विपक्षी नेता जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, आपके पार्टी के जो नेता हैं, बिना किसी सबूत आपके पार्टी के नेता दक्षिण भारत में कहते हैं कि बलात्कार होने पे लेट के मजे लेने चाहिए, तो उसके विषय में कमलेश जी आपका क्या मानना है? अरे एक प्रश्न है सभा जी, इनसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा सभा जी, छोटा सा प्रश्न। कमलेश जी एक छोटा सा प्रश्न है, कमलेश भाई एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, ये तो कमलेश भाई एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। बकरे को जो है हलाल करने से पहले उसको माला पहना दीजिए और यशस्वी बोल के जो है उसको। कमलेश भाई एक छोटा सा प्रश्न है, तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि दक्षिण भारत में आपके नेता ने कहा था कि बलात्कार होने पे लेट करके मजे लेने चाहिए, नहीं है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आम जनता जान चुकी है और जाग चुकी है, और चुनाव में, इसी चुनाव में ये बीजेपी को अच्छी तरह से धूल चटाने का काम करेंगी, जिसका जो है सभा जी 1 मिनट का मौका दीजिएगा, इसका जवाब जो है पूरी तरह से आम जनता इनको देगी। चलिए ठीक है सुमित जी, सभा जी 1 मिनट का मौका दीजिएगा। सभा जी कमल जी से मैं सिर्फ इतना पूछ जी 1 मिनट का मौका दीजिएगा। सभा जी कमल जी से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में इनके एक नेता है, वो कहते हैं कि बलात्कार होने पर लेट करके मजे लेने चाहिए। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इस पर इनका क्या जवाब आएगा? दूसरा, छत्तीसगढ़ में इनकी युवा जो कांग्रेस है, उस युवा कांग्रेस के जो लड़के हैं अपनी ही महिला नेत्री के साथ गैंगरेप करते हैं, उस पर इनका क्या जवाब आएगा? छत्तीसगढ़ में इनके पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो अपनी ही महिला नेत्री के साथ जब बलात्कार करते हैं तो उनके पति को जान से मारने की धमकी देते हैं, इन पर इनका क्या जवाब आएगा? इनके पार्टी के एक नेता है, उनका नाम है मोहम्मद सगीर, जो कि कश्मीर में कहते हैं कि इनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी आतंकवादी मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये गूगल पे उपलब्ध है भाई साहब। तो आपका इस पर क्या जवाब आएगा? क्या आप आतंकियों को पैसे देंगे? इनकी पार्टी का जो कोलिजन गवर्नमेंट ये चला रहे हैं, उसमें इनके एक नेता ने कहा था बलात्कार होने की घटना पे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है बलात्कारियों के विषय में, इस पर आपका क्या जवाब आएगा? तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो बलात्कारियों को टिकट देते हैं, एक से बढ़कर एक बलात्कारी को टिकट दिया, एक से बढ़कर एक गुंडों को टिकट दिया, अपराधियों को टिकट दिया, इस पर आप जवाब तो देंगे नहीं। कमल जी को तो जवाब देना चाहिए ना इस पर। बोलिए कमल जी। ठीक है सुमित जी, कमल जी के बाद सीधा रुख करेंगे प्रमोद जी का। बिल्कुल, सुमित जी ने जितने भी आरोप लगाए, यदि ये आरोप यदि पर्सनल लगाया गया है तो ये सरासर कांग्रेस पार्टी या मैं इसका कोई समर्थन नहीं करती है। आप गूगल पे देख सकते हैं, आपके पार्टी के नेताओं के बयान है, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान है। क्या वो आपके पार्टी के नेता नहीं थे क्या? प्रमोद जी से सवाल ले लेते हैं। और आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा ये सारी चीजें कही गई है। ठीक है प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, अगर बात पूर्णिया सीट की करें
तो कौन बाजी मार जाएगा? क्या बीमा भारतीयों को फायदा होगा? देखिए सभा जी, मैंने पहले ही कहा कि पहले 2 चरण के जो मतदान हुए हैं उन तमाम सीटों पर, जो 9 सीटें हैं, उन तमाम सीटों पर महागठबंधन की भारी मतों से जीत होने जा रही है। और जो 7 मई को जो 5 सीटों पर मतदान होना है उसमें भी हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और क्योंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद इधर उधर की बात नहीं करते हैं, वो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को ही बात करते हैं। वो चाहते हैं कि जो समय मिला है उस समय से बिहार का विकास हो, बिहार के लोगों का विकास हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। और खास करके उन्होंने जो 17 महीनों में जो काम किया उन उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं। 2020 में जो उन्होंने वायदा किया प्रमोद जी, लेकिन अगर बात करें पूर्णिया सीट को लेकर तो एक गलती आप लोगों को भारी पड़ेगी पूर्णिया सीट पे, ऐसा मालूम पड़ रहा है। क्योंकि यही आपके सामने आ रहा है कि बीमा भारती ना पहले स्थान पे होगी ना दूसरे स्थान पर होगी, तीसरे स्थान पर ही होगी। तो अगर आप लोग पप्पू यादव को टिकट दे देते तो फायदा तो होता ना इंडिया गठबंधन को। सभा जी, आप ही के डिबेट में कई बार इस बात का हम जवाब दिए हैं, लेकिन जब 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब सारे लोगों को स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि हम लोग जो बोल रहे हैं, हमारे नेता जो बोल रहे हैं लगातार कि चौंकाने वाले जो रिजल्ट आएंगे। तो अंडर करंट आप देखिए ना कि एनडीए के जितने भी नेता हैं, चाहे वो राज्य स्तर के नेता हो या देश स्तर के नेता हो, हर चरण में उनका जो है मुद्दा बदल जा रहा है। क्यों बदल जा रहा है इसको समझने की जरूरत है ना। कल अररिया में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे थे, आप लोगों में नहीं सुनने का काम किया। वो कह रहे थे खास वर्ग समुदाय से कि आप देखिए 2005 के पहले क्या होता था। अरे भाई 2005 से तो अभी तक आप मुख्यमंत्री हैं 2024 तक, आप न बतलाइए कि आपने उन लोगों के लिए क्या काम करने का काम किया। आप अपनी उपलब्धियां को बताइए। अगर आप अपने वायदे पे खरे उतर जाते तो आज देश की जनता से आपको वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता, देश की जनता स्वतः आपको वोट करती। लेकिन चूंकि आपने उनके वायदों पर वादा खिलाफी करने का काम किया और हमारे नेता ने जो वायदा किया उस पर काम करने का काम किया। आप देखिए कि उन्होंने आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, और आपने देखा होगा आपके चैनल ने भी कि रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हमारे नेता निकल जाते थे घर से, कभी मुजफ्फरपुर, कभी दूसरे जगह, और जाकर के हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करते थे कि वहां पर मरीज की स्थिति क्या है। उन्होंने 2 माह का, पूरे बिहार के अस्पतालों को 2 माह का समय दिया था कि आप जो है अमूलचूल परिवर्तन करिए, ये व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। और उसके बाद वो 2 माह के बाद फिर औचक निरीक्षण पर भी जाते थे। ये है तेजस्वी जी का जनता से किए हुए वायदा पर काम करने का तरीका, इसको समझने की जरूरत है। और आज आप बिहार में आप कहीं सर्वे करा लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट पर, आपको जो बिहार का युवा है एक ही बात बोलेगा कि रोजगार का मतलब है तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की जनता के लिए जो है जो काम किए हैं, बिहार की जनता अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद महागठबंधन के पक्ष में करने का काम किया है। और तमाम सीटों पर हम ये 3 चरण की बात नहीं कर रहे हैं, 7 चरण की बात कर रहे हैं। 40 की 40 जो सीटें हैं महागठबंधन जीतने का काम करेगा। और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा हम लोग भी बैठेंगे आपके डिबेट पर, तब सारी चीजों पर हम लोग विस्तृत। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, जरूर। चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट राम पुकार सिन्हा जी से ले लेते हैं। राम पुकार सिन्हा जी, जैसा कि आपने सुना प्रमोद जी अब भी यही कह रहे हैं कि 40 में से 40 उनके खाते में जाएगी। लैंड फॉर जॉब का मामला बिहार की जनता नहीं भूली है, पूरे देश की जनता जान रही है। प्रमोद सिन्हा जी को हम बता देना चाहते हैं, जो नौकरी का क्रेडिट ले रहे हैं लैंड फॉर जॉब के मामले में, पूरा कोर्ट से लेकर पूरा भारत और पूरा दुनिया की जनता जानती है। 2014 से 2024 के बीच में 95% केस जो 40 लोकसभा सीट पर एनडीए का हुआ है वो विपक्ष के खिलाफ हुआ है। और विपक्ष पर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और कुछ दिन के बाद उसको अपने पाले में कर लेते हैं। वो भ्रष्टाचारी राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। ये इनका भ्रष्टाचार के प्रति रवैया है। भाई साहब, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में जितना केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिए उसका एक रिकॉर्ड रखिए। बिहार में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने वाले बिहार के पहले नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल तीसरे चरण के चुनाव को लेकर बिहार में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी भी अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। हालांकि इन सब का परिणाम क्या होगा, किसके हक में बेहतर होगा, इंडिया गठबंधन के या फिर एनडीए गठबंधन के, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।